So now come to the topic ether. अल्कोहल फिनॉल ईथर का थर्ड पार्ट है ईथर में। फिनॉल को फिनिश करने के बाद हम ईथर से शुरू कर रहे हैं। The functional group ether is represented by RO. इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे RO. So that you know very well. लेकिन ये कितने टाइप के होते हैं? There are two type of ether. अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल ROR तो मिक्स भी ROR ही होगा, लेकिन वो क्या होगा ROR डैश। मतलब ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप है ये बहुत से ऑफ सेम नेचर, देन दैट इज नोन एज सिंपल। अगर ये डिफरेंट हो तो वो मिक्स। तो सिंपल और मिक्स दो टाइप के हमारे पास ईथर हो जाते हैं। ये ऑलरेडी नोमेनक्लेचर जब पढ़ाता हूं कॉमन नेमिंग सिस्टम सिखाते हैं तो हम ये सब सीख चुके हैं ना, दैट ऑल ऑफ यू नो दैट। बट एक बार इधर को फिर से रिवाइज। और सिमिलरली जस्ट लाइक अल्कोहल फिनॉल हमने सब में नोमेनक्लेचर रिवाइज किया, तो सिमिलरली वैसे ही बोर्ड लेवल पे पहले ही नोमेनक्लेचर पे एक बार रिवाइज करा हुआ। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उनको किया जाता है। हाँ, बट यहाँ पर एक मैं अगेन वो जो ट्रिक मैंने पहले दी थी वही ट्रिक यहाँ पे रिवाइज करूंगा, जिससे आईयूपीएसी नेम बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, कॉमन नेम बनाना इजी हो जाएगा। वो दोनों ट्रिक हमारे पास आना चाहिए। बट इसका जनरल फार्मूला क्या होगा मुझे बता सकते हैं? व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर? जनरल फार्मूला CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O। Yes. यही होगा। Yes. अगर आप देखो जो फार्मूला अल्कोहल का है वही ईथर का है, तो बताने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज़ अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर। तो अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए CH3OCH3 है, इट इज डाइमिथाइल ईथर या मिथाइल हैं, तो आप देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। बट इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ CH3OH, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, और ये मैं बता दूं, इसे पीते हैं और इसे लगाते हैं, ठीक है ना? तो नहीं समझे? तो दोनों एक दूसरे से। तो जनरल फार्मूला भी इधर CnH2n plus 2O। क्लियर? ये हो गया इनका जनरल फार्मूला। यहां से हमारा शुरू होता है नोमेनक्लेचर। ईथर के नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगेन सेम वही 3 कॉलम, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम आपको बनाना है, कॉमन नेम भी आप बना सकते हो। मैं स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूं, जो लोग सामने बैठे हैं उसको फटाफट वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इतनी सी स्पेस छोड़ के नोमेनक्लेचर या इसको लिखना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं तब तक आप ये वाला पोर्शन फिनिश करोगे। पहला कॉलम बनेगा स्ट्रक्चर, दूसरा कॉलम कॉमन नेम और तीसरा कॉलम आईयूपीएसी। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, 3 कॉलम आप लोगों को बनाना है। इतना लिखने के बाद नोमेनक्लेचर रेडी कर दें। तो स्ट्रक्चर से शुरू कर दें। फर्स्ट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर से शुरू किया जाता है, सिंपल ईथर से CH3OCH3 पहला, दूसरा CCOCH3 एक मिक्स में देते हैं, थर्ड और सिक्स। So these are the 6 structures. आपको इन सब 6 स्ट्रक्चर की कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखना है। सो कंप्लीटली कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी, किसी भी स्ट्रक्चर के ईथर के कॉमन नेम का बनाने का रूल क्या है और आईयूपीएसी नेम का आप सबके जो बने हुए नाम है वो भी वन बाय वन क्रॉस चेक करते चलोगे कि सही बने। ईथर का
प्रीफिक्स नेम क्या है, वो सफिक्स नेम। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका प्रीफिक्स नेम होता है कार्बोक्सी और सफिक्स नेम होता है ओइक। ऐसे ईथर के लिए क्या है, ईथर एक ऐसा ग्रुप है जिसका OR यानी इसका खुद का अपना OR ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अल्कोक्सी। इट एक्ट एज अ प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स का काम है। इसमें 2 R की चेन है, तो एक R की चेन मेन चेन का काम करेगी और एक R की चेन सब्स्टिट्यूशन चेन का यानी प्रीफिक्स का काम करेगी। इसलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम बनाने का रूल है, जो आप सबको सिखा चुका हूं, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। और कॉमन नेम बनाने का रूल है अल्काइल एल्काइल ईथर, ये रूल है। अब इस रूल को यूज कैसे करना है मुझे वो आप सबको आता है, तो वन बाय वन देखते चलोगे और जहां जहां जिसकी मिस्टेक्स हुई है मतलब पता चलोगे। जैसे इसका मुझे नाम बनाना है कॉमन नेम, इधर पे मिथाइल है इधर मिथाइल है, और हम सब जान चुके कि जहां जहां अल्क शब्द आता है वहां आता है वर्ड रूट नेम। तो नाम बन गया डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। सो इसका डाई मिथाइल ईथर हो गया। और आईयूपीएसी नेम अगर जब बनाना है तो मिथॉक्सी मीथेन, तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो यहाँ एक कार्बन की चेन है, यहाँ 2 कार्बन की चेन है, जहाँ बड़ी होगी वो मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, तो नाम बन गया 1 मिथॉक्सी ईथेन। आईयूपीएसी नेम हो गया मिथॉक्सी ईथेन। अब आप 1 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इट्स वेल नोन अंडरस्टूड की फर्स्ट पोजीशन। यस और नो? यस। ये हो गया मिथॉक्सी। आईयूपीएसी नेम इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर। नाउ कम टू दिस, अब ये चेन दिख रही है अगेन 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपेन, यस मिथॉक्सी प्रोपेन और मिथाइल प्रोपाइल लेकिन अभी बताएगा हेल्प पटेल। यस। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम होगा 7 आइसोप्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम। और आईयूपीएसी अच्छा, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर का क्या बनाया तुमने ये बताओ। फोर्थ वाले का मैंने आईयूपीएसी बनाया आइसोप्रोपाइल मीथेन, आइसोप्रोपॉक्सी मीथेन। आईयूपीएसी नहीं, हाँ आईयूपीएसी सर। आइसोप्रोपॉक्सी करीना फोर्थ वाले मेरा स्ट्रक्चर मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन में है आईयूपीएसी सर। क्या है सर? और शांत वाला क्या बनाओगे? सराफत अली मिथॉक्सी कॉमन सर। आईयूपीएसी मिथॉक्सी सर। क्या है मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन? बोलो अभी सर दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। है और सर इसका आईयूपीएसी होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन और कॉमन नेम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। 4 और 7 एक ही है, बस ये जो ओसी ग्रुप था इसको मैंने अभी ऐसा दे या ऐसा दे, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के ब्रांच फॉर्म में शो किया है, इसको डायरेक्ट सिंपल आपको दिख रहा है। We are making mistakes in IUPAC. Again, I am telling you, you are not ready to understand and learn the organic chemistry of 12th class. Comparative तो बहुत दूर की बात है। यहाँ अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं, और ये सारे आप सबको अगर 11th का प्रोजेक्ट याद हो, केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट, सब ये सभी थे 11th में ही 12th क्लास की एक्सरसाइज और ये सब टेबल्स दी गई थी। यहाँ मिस्टेक्स हो रही है पटेल, सराफत, करीना में अभी, और जब छटनी कर दूंगा तो ये मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपने
परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दूं। यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, ये छोटी सी मिस्टेक भी है भाई, इस लेवल पे तो मिस्टेक की उम्मीद ही नहीं है, गुंजाइश भी नहीं कि जरा सा भी सर प्रैक्टिस नहीं की, आईपीएस की प्रैक्टिस अब जरूरत ही नहीं। मालूम पड़ा जब भी इंग्लिश का टेस्ट हो रहा सर तो बोल रहे सर पहले एबीसीडी सीख के आना है, तो गड़बड़ वाला मामला हो गया। आईपीएससी ऑर्गेनिक की क्या है, एबीसीडी है, वो नहीं आया तो मिस्टेक। तो देखो ये दोनों सेम, मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ, हम ईथर को कैसे देखते हैं, देखो नजरिया बदलो, ओ के बाद जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, और बटन तुमने तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया, तुमने तो पूरा आईपीएससी का रूल ही बदल दिया था, इसका जो नाम है छोटी चेन बड़ी चेन, अभी ये सब रूल हमको पता है। तो ओ के बाद, ओ के साथ जो हिस्सा होता है जिसमें छोटी चेन लगी हुई है उसको प्रीफिक्स बना लो, तो ये प्रीफिक्स बन गई, ये आपकी मेन चेन है, तो इसको कम से कम नंबर देना है, दैट इज 1 2 एंड 3। अभी देखो यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, दोनों तरफ 3 कार्बन है, तो अब क्या करें, किसको हम मेन चेन बनाए और किसको प्रीफिक्स बनाए, साइड चेन बनाए। तो अगर मैं इसको मेन, देखो यहाँ पे दोनों तरफ से आराम से ध्यान से देखो, ये 5th वाला स्ट्रक्चर बहुत काम का है। मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ, ये वाला अभी हम यहाँ पर एक और बनाता हूँ, 8th नंबर का स्ट्रक्चर, देखिए 7 तो क्या है, एक ही है, इसको हटा दो। ये बताएगा कौन, समीर। तो अब कंपेयर करें 5th और 7th में के नाम में क्या फर्क है, ये सेम आएगा, 5th और 7th अलग आएगा। तो 5th वाले पहले 7th वाले का नाम, 7th डाइप्रोपेन, आईपीएसी, प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो फिर ये भी तो प्रोपोक्सी प्रोपेन नहीं सर, ये सेकंड वाले पर है ना, तो ये आएगा प्रोपोक्सी 2 प्रोपेन। देखो यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 से 1 2 3, तो 1 पे प्रोपोक्सी 1, तो प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब दिखता क्या है बच्चे को कि इधर भी प्रोपोक्सी इधर भी प्रोपोक्सी है, एक तरफ प्रोपेन है, लेकिन ये 2 पे है ना, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। अबे सुन, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना है, बना गड़बड़ बोलो, 1 2 3 करके ऐसा नहीं बनाना, 2 प्रोपोक्सी मतलब। अब इसी को और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा है ना, ध्यान से देखो, ऐसा ही है ना, बस इसको ऐसा कर देता हूं। आईपीएस कॉमन नेम बनाएंगे तो इधर प्रोफाइल है और इधर आइसोप्रोफाइल है, तो एन प्रोफाइल आइसोप्रोफाइल ईथर, कॉमन नेम एन प्रोफाइल आइसोप्रोफाइल ईथर। सेवंथ वाला डाई प्रोफाइल ईथर, कॉमन नेम। लेकिन अब 6th वाला बताएगा सर कौन सा वाला, 6th वाले का भी बता कि 7th वाला, अभी तो कॉमन नेम 7th वाले का है, डाई प्रोफाइल ईथर। 6th वाला समीर, इसमें कॉमन नेम, हां दोनों बताओ, कॉमन नेम भी कॉमन नेम आएगा सर आइसोप्रोपाइल 3 ब्यूटाइल ईथर, और वो आएगा 2 प्रोपोक्सी 1 डैश मिथाइल 2 प्रोपेन 1 डैश मिथाइल 2 प्रोपेन। चेन कौन सी लेंगे, सीधी सी दिख रही है हमको चेन 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन भी लगी हुई है। यस, अब 2 पे जो जुड़ा हुआ है वो प्रोपोक्सी नहीं है। यस, अगर मैं इस कार्बन को हटा दूं तो वो इथॉक्सी है। यस, और इथॉक्सी में एक मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है। यस, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी, लेकिन उसमें क्या है 1 डैश 2 डैश, तो आईपीसी नेम कैसा बनेगा, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, यस, 2 मिथाइल देन 2 ब्रैकेट में 1 डैश मिथाइल इथॉक्सी, ये लिख देता हूं, 2 मिथाइल देन 2 पे मिथाइल है और 2 पे कौन है, और 2 पे जो आपको दिख रहा है 2 के ब्रैकेट में 1 डैश मिथाइल ब्रैकेट क्लोज इथॉक्सी बाहर आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, इथॉक्सी का ई लिखेंगे तो वो पहले लिखेंगे, मिथाइल का एम बाद में लिखेंगे, यानी पहले आएगा 2 ब्रैकेट में 1 डैश मिथाइल ब्रैकेट क्लोज इथॉक्सी देन 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर। समझ में, यहां पर
इथॉक्सी को ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा? क्योंकि इथॉक्सी में साइड ग्रुप ये है, Yes. इसके अंदर लगा हुआ है मिथाइल। अरे यस ये हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाता है। और कॉमन नेम तो बताइए, इधर टर्ड ब्यूटाइल है, इधर आइसोप्रोपाइल है। यस तो देखो ये सिर्फ ये जरा सी 6-7 स्ट्रक्चर में ही आप लोगों को हिला दिया। इनमें से कई सारी जो स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर, ये छिलाओ प्रोग्राम की है। आप किसी को भी दोगे तो एक बार में वो कंफ्यूज हो जाएगा उसमें कि यहाँ पे यहाँ कंफ्यूज हो सकता है। तो दिस आर द सम स्ट्रक्चर व्हिच कैन मेक देम कंफ्यूज। क्योंकि ईथर का आईयूपीएसी नेम में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते ही, एक ईथर और एक एस्टर, जो मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, इन दो के आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम में स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं। ये वाला एरिया, तो इस एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर चलना है। देखो एनसीईआरटी बनाने वालों ने ऐसे ही हर चैप्टर की शुरुआत में फिर से नॉमेनक्लेचर रिपीट क्यों किया? उन्हें बताया कि स्टूडेंट जब 11th से 12th में आता है तो भूल जाता है, तो प्रिपरेशन पढ़ने से पहले एक बार वो फिर से देख लें। हर एक्सरसाइज का पहले दूसरे क्वेश्चन जो है वो आईयूपीएसी के, ये एआईआर वाले हो चाहे बोर्ड वाले हो, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लो। आने वाले जो चैप्टर्स हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, आप लोगों के पास अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम है, आप पहले से ही ऑर्गेनिक के हर चैप्टर के नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करके उसको साइड में रखें, ताकि अगली बार आपकी आंसर ना हो। एल्डिहाइड कीटोन में जितनी टेबल दी है वो, उसमें नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए वो पूरे सॉल्व करके रख ही लो। आपको अपना स्टैंडर्ड और लेवल मेंटेन करना है उसमें, तो आपको दिक्कत नहीं। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट, ये पूरी टेबल बनाना है। और जो एक नया लास्ट में ऐड किया है वो भी देख लो। ये कुछ नया ऐड नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ समझाया है, इसको नहीं लिखना है, इसी पूरा स्ट्रक्चर कॉमन है। और ठीक इसी टेबल के नीचे आप एनसीईआरटी में दिए हुए होने में या अपनी तरफ से कोई भी और दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसके नीचे करो। यानी एक पेज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस के लिए छोड़ो उनमें, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन यही सॉल्व कर दूंगा इसी टेबल के नीचे। तो इतना फिनिश करना है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन जो इसके बाद आएगा वो है हमारा प्रिपरेशन, ठीक है। तो इतना पूरा लिखने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में नोमेनक्लेचर से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर दिया है वो मैं बताऊंगा, वो वहां पर आपको देखकर उसको लिखना है। सो नेक्स्ट आफ्टर नोमेनक्लेचर कम टू आइसोमेरिज्म। ईथर कौन कौन से आइसोमेरिज्म दिए थे? तो शुरुआत में जब में आ गया कि जब अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को देना है। बट जस्ट लाइक अल्कोहल्स एंड ऑल, उसमें ये चार टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देते हैं: चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म। लिख लो, ईथर कैन शोज चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। तो चेन समझ में आता है, पोजीशन समझ में आता है, फंक्शन समझ में आता है। मेटामेरिज्म भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस जब आइसोमेरिज्म पूरा टॉपिक जीएस में पढ़ाया। यहाँ उसको एक बार देख लेते हैं कि वो कैसा है। मेटामेरिज्म का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। आप सबको पता है कि मेटामेरिज्म इज जस्ट लाइक अ स्पेशल केस ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक तरह से वो पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होता है, बट उसका एक स्पेशल केस होता है कि जहां पे चेन में चेंज है। जैसे 1 2 3 2 3, दिस इज प्रोपोक्सीप्रोपेन या डाइप्रोपाइल। अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां मैंने चेन यही रखी, ऐसा भी लिख सकते यस है नहीं। तो इन दोनों में क्या है, सिर्फ इसका चेन का एक मूवमेंट चेंज हो गया। अब ये बन गया 2 प्रोपोक्सीप्रोपेन। ये था 1 प्रोपोक्सी, ये हो गया 2 प्रोपोक्सी। ये सब नो, कोई और चेंज आया इसके अंदर? तो ये जो आइसोमेरिज्म के जो पार्ट हो, अभी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना, ये जो 6 कार्बन है, तो नाउ आई कैन राइट इट लाइक ऐसा भी लिख सकते। यस नंबर ऑफ कार्बन सेम ही, सिर्फ इधर और इधर क्या होगी, चेन में चेंज आएगा। तो ये दोनों जो हुए एक दूसरे के मेटा मार्ग।
क्या है मेटामर मेटामेरिज्म। ये क्या होंगे मेटामेरिज्म। आया समझ? नंबर ऑफ कार्बन देखो अभी भी 6 ही है, हाइड्रोजन भी सेम हो। तो जहां कीटोन ईथर अमीन्स यही एकमात्र ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मेटामेरिज्म दे सकते हैं, दे कैन शोज द मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 3 याद रखना है, चेन, पोजीशन और फंक्शन। जैसे मेरे पास में OCH3 है, ये वाला ग्रुप है, और इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। दिस इज 1 methoxypropane, दिस इज 2 methoxypropane। ये एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, चेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेन में चेंज आया। आइए समझ? मेथॉक्सी की पोजीशन बनती है, लेकिन इस चेन के अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन इसको मैं ऐसा बना दूं, इधर 3 कार्बन है तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 2। तो इसका यहाँ इसको रिफरेंस रखो, ये इसका पोजीशन, ये इधर इसका चेन, ये इसका मेटामर। अरे बोलते नहीं भाई? यस सर। हाँ या नहीं? यस। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, अल्कोहल हो जाए, फंक्शनल आइसोमर है इसका। फंक्शनल आइसोमर। देखो भाई, ये एग्जांपल आपके लिए स्टैंडर्ड हो गया, आप अपने माइंड में इसको सेट कर लो। फिर आपको कोई सा भी केस आए एग्जाम में, सारे बन जाएंगे। नीचे दिख रहा है इसका पोजीशन, इधर साइड में दिख रहा है इसका चेंज, इधर इसका दिख रहा है मेटामर, और इधर इसका दिख रहा है फंक्शन। कोई आपत्ति? तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट फिनिश हो जाता है। तो आइसोमेरिज्म में ये एक एग्जांपल, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखवाए हैं, आप खुद एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हो उसमें। जैसे क्वेश्चन क्या बना सकते हो कि one example of chain position function in metamers of any ether। तो any ether कैसा क्वेश्चन लिख लेना और उसके नीचे ये एग्जांपल लिख देना। So you can get idea। Okay, then put up a heading general method of preparation of ether। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत कम है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस शीट बनाई है, उस प्रैक्टिस शीट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मैं प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा मुझ में, जिसे हम कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से चलेंगे, फ्लो चार्ट भी बनेगा, बट सारे केसेस जो हैं वो शीट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रैक्टिस, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर को पढ़ने से पहले शीट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें कहां तक लिखना है वो मैं आपको मेंशन कर दूं, वहां तक आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखेंगे उनमें, या शीट अपने सामने रखे प्रिंट करके, दोनों फॉर्म में आप किसी भी फॉर्म में उस शीट को, ईथर की जो प्रैक्टिस शीट है उसे अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रिपरेशन के सारे केस सामने आएंगे। पहले आइसोमेरिज्म को पूरा लिख लें उनमें, उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करें। So now come to next method of preparation of ether, how we can prepare the ether। कुछ मेथड्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप ध्यान आ रहा हो हेलोल्केन, हेलोरीन, तो हेलोल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते वक्त ईथर की कुछ प्रिपरेशन आपके पास आएंगे। जैसा वहां हमने एक इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ी, तो ईथर को कैसे बनाया जा सकता है और कौन कौन से हमारे पास वे अवेलेबल है, उसे मैं एक फ्लो चार्ट में करूंगा। So method of preparation of ether। ether सबसे पहले from alcohol, हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा from RX। RX मतलब अल्काइल हैलाइड, मैं अराइल नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? अल्काइल हैलाइड। और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड हमारे पास दो है, by using dry silver oxide and by Williamson synthesis। ये भी याद आ रही होगी, RONA, ठीक है। तो RX plus RONA वाली जो मेथड है उसमें बहुत सारे अलग केस बनते हैं, तो इनमें जो डिफरेंट केसेस बनते हैं और उनकी प्रैक्टिस करना है। तो ये कितने में फ्लो चार्ट इसमें खत्म हो जाता है ईथर का।
अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्कोहल आपके सिलेबस में है, विलियमसन सिलेबस में है, सिल्वर ऑक्साइड आपके सिलेबस में नहीं। बोर्ड वालों को सिल्वर ऑक्साइड वाले मेथड ध्यान में रखना। बोलिए, हालांकि ये दो पढ़ लो तो बोर्ड का इधर भी कॉम्पिटिटिव का भी हो जाता है। सिल्वर ऑक्साइड कॉम्पिटिटिव में भी कोई इतनी खास नहीं पूछी जाती है, और एक से पढ़ाते आ रहे हैं, चलता आ रहा है, इसलिए हम उसमें हम देख लेते हैं। ऐसे चीज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर आप पुराने 15-20 साल के पेपर भी उठा के देखोगे कॉम्पिटिटिव का, तो आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैंने मोहर लगा दी तो देखने ही नहीं कुछ भी हो सकता है, सडनली भी चेंज हो। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, ये अल्कोहल से कैसे बनाया जा सकता है। और अल्कोहल का एक इंपॉर्टेंट केस है, वो कैसे बनता है पहले समझो, उसके बाद देखना भाई। सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल से देखें। अब जो उसका नाम है बड़ा कंफ्यूजिंग है। By dehydration of alcohol, the formation of ether by the dehydration of alcohol. But as we know that the dehydration of alcohol form, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? कीटोन या एल्डिहाइड। अब वो तो ऑक्सीडेशन से अल्कीन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? वाटर निकलने। अरे वो है जरिया किस टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन डिहाइड्रेशन जब इस टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब जब एलिमिनेशन होता है डबल डबल बॉन्ड आता है, अल्कीन बनता है ना। हां, तो फ्रॉम अल्कोहल में द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, स्टेटमेंट में ध्यान दो, इसमें मैंने लिखा नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जिस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो मेरे पास इथेनॉल है, यहीं पे फोकस करना है इथेनॉल। अगर इस इथेनॉल की रिएक्शन मैंने कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एट a temperature of 443 Kelvin, same ethanol reacted or heated with concentrated H2SO4 in presence of concentrated H2SO4 at a temperature of 413 Kelvin. Same ethanol in presence of concentrated H2SO4, again reacted at a temperature of 383 Kelvin. और ये बस ये तीन अपने ध्यान रखना, आपको बहुत बड़ा हिस्सा आपका कॉम्पिटिटिव में कवर होगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तीनों टेम्परेचर बहुत जरूरी है, याद रखना। यहाँ पर मैजिकल अच्छी से बढ़िया ट्रिक मिलेगी जो आपको ध्यान रखना है। तीनों प्रोडक्ट, यहाँ बनेगा आपका अल्कीन, यहाँ बनेगा ईथर, और यहाँ बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये ऐसा कैसे हो? यहां भी डिहाइड्रेशन हुआ, यहां भी डिहाइड्रेशन हुआ, यहां भी एक तरह से डिहाइड्रेशन हुआ। पर ये किस टाइप का डिहाइड्रेशन है? ऐसा कौन सा डिहाइड्रेशन हो गया कि यहां डबल बॉन्ड का ही नहीं? बात समझ आ रही? टेम्परेचर के चेंज होने से प्रोडक्ट का नेचर भी चेंज हो गया। तो ईथर बनाना है तो ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी टेम्परेचर में बनता है कोई सब। और क्या सारे अल्कोहल ऐसा देते हैं? नहीं। बुझ में अल्कोहल में तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल चैप्टर याद हो तो हमने ऑर्डर पढ़ा है कि 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत नहीं, सिर्फ हीट कर दो तो ही हो जाता है। 20% फास्फोरिक एसिड काफी है, H3PO4। सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, हर एक लाइन पे फोकस करना होगा। लेकिन ईथर के फॉर्मेशन का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा, 1 2 3। यही रिएक्शन में अगर सेम 2 डिग्री अल्कोहल अगर ले लूं उनमें और इन तीनों टेम्परेचर पे डाल दूं उनमें अल्कीन प्रोडक्ट, अल्कीन ही बनेगा, ईथर भी नहीं बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट भी नहीं बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल ले लो तब भी। मतलब ईथर कौन बना सकता है? सिर्फ 1 डिग्री। कौन बना सकता है? 1 डिग्री। कौन बना सकता है भाई? 1 डिग्री। लेकिन ये तो 2 डिग्री अल्कोहल था, मेरे पास और एक 1 डिग्री अल्कोहल। देखो अभी इसको तो इथेनॉल ही रहने दो, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन, प्रैक्टिस की बात करते हैं, केस की बात करते हैं। ये रहा आपका ब्यूटेनॉल, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, वो में शिफ्ट हो जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना, शिफ्टिंग ऑफ सब आपको आती है, कार्बन इंटरमीडिएट सब बता दोगे। यस। तो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यू विल गेट ब्यूटेन। डिहाइड्रेशन हो गया, कौन से टेंपरेचर पे? 443 केल्विन कम कर रहा है। लेकिन इसको मैंने 413 केल्विन पे डाल दिया। हां, किस पे डाल दिया? 400। तो क्या ये ईथर बनेगा? यस बनेगा। बनेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या ये 1 डिग्री? इसी का एक और आइसोमर है मेरे पास 1 डिग्री वाला, आइसोब्यूटेन। ये 1 डिग्री है या नहीं? यस। और इसी का आइसोमर है। यस। उसमें ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसमें अल्कीन भी बनता है, इधर भी बनता है, इधर हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है। इसको 443 पे डाला, इसको 413 पे डाला, इसको 383 पे डाला। दोनों तीनों में अल्कीन ही बनेगा। तीनों ही अल्कीन बन जाएगा। यस। क्यों? 2 डिग्री आ रहा है, सब ब्रांचिंग आ रही है अंदर इसकी। कंडीशन क्या है आप ध्यान से समझना। ये जो बातें डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से जो हिस्सा है ये कॉम्पिटिटिव के लिए है ना, या बोर्ड का टिपिकल क्वेश्चन मान लो हॉट्स में दे दिया उनमें, ठीक है, तो वो इस लेवल पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना देना। अल्कोहल शुड बी 1 डिग्री, इससे भी इतना स्टेटमेंट काफी नहीं। अल्कोहल शुड बी अनहिंडर्ड 1 डिग्री लीनियर, मतलब जितनी कम ब्रांच होगी उसमें ईथर बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी उस टेम्परेचर पे। अदरवाइज वो क्या बना देगा? अल्कीन बना देगा। अदरवाइज क्या बन जाएगा? अल्कीन। यहाँ अल्कीन, यहाँ अल्कीन, यहाँ अल्कीन, काम खत्म। यहाँ दोनों में अल्कीन, यहाँ ईथर। ये कैसा है? अनहिंडर्ड लीनियर 1 डिग्री। 1 डिग्री। यस। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री तो बनाते ही नहीं अपने। यस। और 1 डिग्री भी 2 टाइप के हो गए, या 2 टाइप ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, हिंडर्ड एंड अनहिंडर्ड। ब्रांच लीनियर, ऐसा कर सकते हो। यस। यस। है नहीं, मतलब ब्रांचिंग कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम ब्रांच दूर, इस OH से बहुत दूर होना चाहिए। OH से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। यही से बाजू में नहीं दिक्कत होगी। तो ये अल्कोहल से, तो भी देखो ये तो सिंपल लेवल के क्वेश्चन हो गए, जस्ट जनरल। अभी टिपिकल लेवल के क्वेश्चन जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे समझ आएगा। बट हाउ टू रिमेंबर दिस 3 टेम्परेचर? आप इन 3 टेम्परेचर को कैसे याद रखोगे? 418। ये क्या दिख रहा है? 344 ये क्या होती है? धारा 344 कब लगाई जाती है? कर्फ्यू लगता है तो धारा 344, धारा 344 के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी चौराहे पे, किसी भी जगह पे, नुक्कड़ पे 3 से ज्यादा आदमी खड़े नहीं हो सकते, है ना, वरना जेल में मतलब आप जुर्म नहीं बना सकते। तो धारा 344 8 लोगों पे लगाई। कितने लोगों पे? 8 लोगों। धारा 344 8 लोग। कब? 14 फरवरी को। वो दिन लोग खा सकता है। धारा 344 8 लोगों पे 14 फरवरी। क्यों? 3 पत्ती खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? 3 पत्ती। ठीक है, 14 फरवरी जुआ खेलते हैं उस दिन, जरूरी है उस दिन तो लाइव का जुआ वाला जुआ सॉरी। 3 पत्ती समझते हो ना? ठीक है, एक का 3, ठीक है, तो वो जो 3 पत्ती हो गई, ध्यान रहे। यस। ये सब वो तरीके हैं जिससे आप इन सब वरना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा एक साथ याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए,
तो ऐसी चीजें, ऐसे टेम्परेचर, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें हिंट से ही याद रहते हैं। तो दिस इज माय वे टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। कई स्टूडेंट्स से निमोनिक्स बनती नहीं है, इसलिए मैं बना कर देता हूँ, आप अपनी खुद की बना सकते हो। और कुछ स्टूडेंट हमारे जैसे भाई साहब, उनको ड्रिंक भी याद नहीं थी, वो ये सब याद कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस कैसे याद करेंगे? तो धारा 344 8 लोगों पर 14 फरवरी को 3 पत्ती खेलने के कारण लगाई थी। ठीक है, तो अब इसको आप कनेक्ट कर लोगे समझ में कि कौन सा है। यहाँ आपको बस याद क्या करना है कि 383 पे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ये ईथर बनता है, और यहाँ अल्कीन बनता है। 443 पे अल्कीन बनता है, यस, यहाँ ईथर बनता है, और यहाँ पे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये 3 टेम्परेचर। ये वाला जो केस है, अब देखो मान लो बोर्ड वाले लिख रहे हो तो कैसे लिखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, ऐसा हेडिंग डाला। आपको सिर्फ 2 केस लिखना है, ये तीसरा केस नहीं, बोर्ड वाले को ये वाला केस नहीं लिखना है। वो इस केस को नहीं लिखेंगे तो भी चले, लिख लिया तो कोई गलती नहीं होगी, पाप नहीं होगी, है ना, और अपनी सदामती के ऊपर यहाँ हो गया। और यहाँ पर आप केस बनाए हुए हैं, कोई भी एक केस अपने सामने मेंशन कर सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कि ब्यूटेनॉल में 443 413 और उसी के एक आइसोमर में डाल दो, तीनों में क्या मिलेगा? अल्कीन। तो ये 3 टेम्परेचर हो गए, उस टेम्परेचर पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फ्रॉम अल्कोहल। मैकेनिज्म अभी बाकी, पहले इतना लिखोगे फ्लो चार्ट के नीचे फ्रॉम अल्कोहल। यहाँ से देखो, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब विच टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन में होता है। डिहाइड्रेशन इज विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन? तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, बट यहाँ एलिमिनेशन नहीं है। फिर ये क्या हो रहा है? पानी निकला तो कैसे निकला? और डिहाइड्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, इंट्रामोलेक्युलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलेक्युलर डिहाइड्रेशन। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट बाय विच टाइप ऑफ, और एआर बना के आएगा, एआर स्टेटमेंट है। 2 इथेनॉल में से पानी निकल के ईथर बना है। 2 इथेनॉल में से पानी निकला है, मतलब यहाँ क्या हुआ है? इंटरमोलेक्युलर। तो यहाँ क्या हो रहा है? जे एक ही अल्कोहल में से OH और H, मतलब यहाँ पे आपको एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पे कितने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल चाहिए। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए क्या चाहिए? एक्सेस ऑफ अल्कोहल। यस, अगर आपको ईथर बनाना है तो अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो यहीं पे मत पाओ, ये सारे पॉइंट है जो की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, उसको नोट डाउन करना है ना। ये फ्लो चार्ट नीचे फ्रॉम अल्कोहल वाली मेथड उसमें लिखना है। Now come to the mechanism of formation of ether by alcohols. Dehydration तो हो रहा है बेटा, इतना भी समझ में आ गया कि ये कैसा डिहाइड्रेशन है? इट इज इंटरमोलेक्युलर डिहाइड्रेशन। और इतना बढ़िया छिलाऊ क्वेश्चन है उसमें, द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। और 4 ऑप्शन आप दे दो किसी को भी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अपने एडिशन एंड रीअरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि सबके दिमाग में सेट है कि डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, और कई बार स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दिक्कत होती है। मैंने एक तरह से ऑब्जेक्टिव करा दिया है, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी है? SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? SN2। मैं जब लेस हिंडर्ड बोल रहा हूँ तो लेस हिंडर्ड मतलब बैक साइड अटैक वाला काम हो गया। यस, वो SN2। और जहां पीछे से अटैक होता है वो वो SN2 SN2 हो गया। तो कॉम्पिटिटिव की लाइन सबसे पहली तो आ गई, इधर अल्कोहल, द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय अल्कोहल इज SN2 मैकेनिज्म, फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो ये एक लाइन है। अब इसकी स्टेप 1 क्या है? सबसे पहली स्टेप में क्या होता है कि जो आपका H2SO4 है वो यूज क्यों किया जाता है, उसका रोल क्या है समझो भाई। लिखना इसका काम है प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन देगा, H++ HS4- में ब्रेक होता है, बोलेगा। और नाउ दिस प्रोटॉन इज रेडी टू अटैक ऑन अल्कोहल। तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। ठीक वैसे जैसे कि डिहाइड्रेशन में होता है।
बट वहां पर अल्कोहल एक्सेस में नहीं होता, यहाँ अल्कोहल एक्सेस में एक्सेस में है। तो ये आपका इथेनॉल, ये रहा, और ये आपका OH। इस पे किसने अटैक किया? H प्लस। ऑक्सीजन के पास क्या है? दो लोन पेयर है, आओ मिलके बॉन्ड बनाए, क्या बन जाएगा? H2 और बाहर निकल CH2 OH2 प्लस। O पे क्या आ जाएगा? प्लस उसने दिए तो इसका प्लस इस पे शिफ्ट हो गया ना। यस इसे बोलते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं? इथाइल ऑक्सीजन आयन अगर इथाइल है तो अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, कोई भी R चेन हो सकती है। यस हमने इथेनॉल को स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लिया, Yes. अब यहाँ पे कोई भी दूसरा अल्कोहल यूज कर कर सकते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर 4, ध्यान से सुनना कॉम्पिटिटिव वाले भाई, जब टेम्परेचर 443 केल्विन होता है, 443, तो स्टेप 2 में ये हट जाता है, यस और उधर डबल और यहाँ प्लस आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आता वो बन जाता है कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन और उसके बाद स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप लॉस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन क्योंकि ये कौन है? कैटलिस्ट। यस और कैटलिस्ट जितना होता है उतना की उतना वापस चाहिए, यस आया नहीं? Yes. तो इसने अगर H प्लस दिया तो इसका H प्लस वापस आना चाहिए कि नहीं? यस ये मैंने क्या रिवाइज कराया? mechanism of formation of alkene. अल्कीन, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन की स्टेप बताई। लेकिन जब ईथर बनते हैं और टेम्परेचर ये होता है तो स्टेप 3 में क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन आयन है, अल्कोहल कैसा है? अल्कोहल मीडियम में कैसा है? एक्सेस में है, यस ठीक है। होश में बैठो भाई, यहीं रहो, होली में कहीं खो नहीं है ना। अल्कोहल इज इन एक्सेस क्वांटिटी, तो जो एक्स्ट्रा वाला अल्कोहल है वो अब इस पर अटैक करेगा, और कैसे अटैक कर रहा है उस लाइन पे और वर्ड पे ध्यान देना, वही पूछा जाता है कैसे, बुझ में। द अटैक ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसका काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes. एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। कैसे आने वाले और कैसे जाने वाले हैं वो देखो। ये ना स्टेप 3, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये CH3, ये CH2 और ये आपका OH2 प्लस, इसको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है? यस समझते हैं? रिफ्लेक्शन लाइट दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये हो जाए। अभी दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल वो ये रहा हमारा CH3 CH2 OH है बेटा? इसके पास भी क्या है? दो पेयर लोन पेयर। इसके पास भी क्या है? अब ये कैसे अटैक करने वाले हैं वो देखो। ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के थ्रू अटैक होगा, इस लोन पेयर के थ्रू अटैक। और वो अटैक कैसे करेंगे? ये जो लोन पेयर है, अभी देखना आराम से, ये इस कार्बन पे अटैक, और इस कार्बन और इस O के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड लोन पेयर किसने दी? ये वाला ऑक्सीजन ने दी। यस इस O पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज है। और इसको यहाँ से फ्री कर देगा, यस ये वाला बॉन्ड यहाँ से फ्री हो गया। यस यस ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इसका प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, वाटर बाहर आ गया। ध्यान से देखें तो बनने वाला कंपाउंड कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा, CCOCCH प्लस। हाँ अभी ईथर नहीं बना है, अभी वापस वो करेंगे प्रोटोनेशन, अभी डीप्रोटोनेशन होगा ना, यस तो ये H प्लस चला जाएगा। यस डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? ये H प्लस चला जाएगा। चला जाएगा। तो आपको आपका ईथर मिल जाएगा ना, स्टेप 4 डीप्रोटोनेशन। लेकिन यहाँ पे ये वाला अल्कोहल किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। काम कर रहा है। इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, यस
इसका क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइलिक चला अटैक। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरे को और रिप्लेस कितना न्यूक्लियोफाइल गया, वाटर क्या है पूरा H2 गया, H2 कंप्लीट, H2 न्यूक्लियोफाइल, यस एक न्यूक्लियोफाइल आया और एक न्यूक्लियोफाइल गया। लेकिन इसका जो अटैक हुआ है ये पीछे से हुआ है, बैक साइड अटैक, यस, तो इसलिए ऐसा क्योंकि ये खुद हिंडर्ड है ना, उसको पीछे से अटैक करना था। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, ऑप्टिकली इन्वर्ट Invert होगा, होगा, yes. D का L, L का D, L का D, इन्वर्टेड। तो स्टेप 4, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो इसका डीप्रोटोनेशन, तो ये डीप्रोटोनेशन की स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपके पास जो ईथर बन गया है वो ये वाला ईथर है, प्रोटोनेटेड ईथर है, अभी इसमें O पे प्लस का है। अब इसका डीप्रोटोनेशन कौन कराता है, तो ये साइक्लिक रिएक्शन है, चलते जाइए। अल्कोहल मीडियम में कैसा है, एक्सेस में। तो अभी और एक अल्कोहल आया इसके पास में, और उसने इसका ये वाला प्रोटॉन ले लिया और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, उसमें ऑक्सीजन में। तो साइकिल क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। चलते जाएगी ना, यस प्रोडक्शन होते जाएगा। Yes. मतलब आपका जो कैटलिस्ट है वो आपको बस थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए। यस, एक बार इसने जो प्रोटॉन दे दिया फिर वो साइकिल से फिर तो वो साइकिल चलती रहती है। इसका प्रोटॉन यहाँ पहुंच गया, समझ में। तो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ C2H5OH। डीप्रोटोनेशन की स्टेप में आपको आपका ईथर मिल गया और ईथर के साथ साथ आपको मिल गया C2H5OH2+। And the formation of ether will continuously take place. और जब लास्ट में जहां ईथर, जहां अल्कोहल खत्म हो जाएगा, मान लो यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता इस स्टेप में, तो ये क्या करता है, ईथर बना के अपना H+ रिलीज करता है। यस, और ये H+ इसके पास चला जाता है और H2SO4 वापस बन जाता है Yes. और टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। जिस भी वेसल में आप करा रहे थे वहां पे रिएक्शन क्या हो जाती है, Stop. रुक जाती है। मतलब एक तरह से चेन रिएक्शन होगी। यस, समझ में आ रहा है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, लाइक दैट। यस, तो अगर मीडियम में अल्कोहल नहीं होगा तो उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, Yes. वरना इनिशिएशन एलोंगेशन चलते जाएगा। पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ पीछे से, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, देन व्हाट, डीप्रोटोनेशन। लेकिन जब डिहाइड्रेशन अल्कीन बनाने के लिए करते हैं तो पहला प्रोटोनेशन होता है, यस, फिर लॉस ऑफ वाटर, डायरेक्ट अल्कोहल का अनदर मॉलिक्यूल अटैक नहीं करता, डायरेक्ट पानी निकलता है, कार्बोनेशन बनता है। तो थर्ड स्टेप डिहाइड्रेशन होती है, डीप्रोटोनेशन। यस, ये 3 स्टेप होती है। तो किसको ध्यान देना है भाई, ये कंप्लीटिंग वाले, क्वेश्चन क्या आएगा, Which type of which type of reaction, Which what is the role of alcohol in this reaction? Here alcohol act as a nucleophile, इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते वो किसका काम कर रहा है, Nucleophile. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसकी वजह से Lone pair lone के pair presence की के वजह लिए। से वो क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन क्या कार्बोकेटायन बना है यहाँ पे, No. नहीं बना, कार्बोकेटायन बना क्या, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं, क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा, नो, नहीं होगा। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं है। Actually, the dehydration of alcohol for the formation of ether is the intermolecular dehydration. अगर हम इसको ध्यान से देखें पूरा इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो एक ऐसे ही हुआ ना, देखो कि 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल आमने सामने आए और एक का OH बाहर गया और आपको ईथर मिल गया, है नहीं? यस, तो मन बहलाने के लिए ऐसा पढ़ाया जाता है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दिख रहा है ना थोड़ा सा डेफिनेशन, ऐसा कुछ हुआ क्या, नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। ठीक है, यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है, बट ऐसा दिखता है, इट सीम्स टू अपीयर दैट द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसलिए जब ऐसा दिखता है तो इसको ऐसा मान लिया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं, इंटर भी नहीं है।
वही समझ में आया बेटा? यस हालांकि यहाँ देखो इसका OH2 बना, इसके साथ में अटैक हो गया क्या, तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली वो इंटर हो जाता है, इंट्रा तो गलती से भी नहीं होगा। ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि अल्कोहल का से ईथर कैसे बनता है, उस टेम्परेचर पे क्या कंडीशन हो जाती है यहाँ तक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो या अल्कोहल को एक्सेस में मत लो, वो सेम टेम्परेचर पे अल्कीन बन जाए। आपको समझ में आ गया ना कि अगर ईथर बनाना है तो अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस बॉडी, यस। अगर एक्सेस में नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव का एक छिला क्वेश्चन बन जाता है। ये समझ C2H5OH 413 केल्विन H प्लस की प्रेजेंस में, और यहाँ पर अगर लिख दे लिमिटेड क्वांटिटी, तो सबको दिमाग में क्या होता है कि 413 पर तो इधर बनता है, तो इधर बना देगा, नहीं बनेगा, अल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। क्वांटिटी कम आया समझ में? लिमिटेड लिमिटेड है। है ना? Yes. समझ में? तो अगर लिमिटेड क्वांटिटी है और उसमें कम क्वांटिटी में है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो ऐसे भी कभी-कभी कॉम्पिटिटिव में, देखो उनके पास किताब एक ही है कॉम्पिटिटिव में, केमिस्ट्री में कॉम्पिटिटिव में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। उनमें लोग कहते हैं, सब लोग के साथ बोलते हैं कि सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, तो फिर इतनी कोचिंग क्यों चल रही है, लेकिन आप कितने भी साल के पुराने पेपर उठा के देखो, आपको क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही मिलेंगे केमिस्ट्री में, और फुल्ली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का इलैबोरेशन है। जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है वही 443 और 413 एनसीईआरटी में भी दिया है, उसी को बस मैंने यहाँ भी उसका, तो जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इसको आउट ऑफ सिलेबस बोलेगा। ऐसा यस। तो ये हम पे डिपेंड करता है, ये नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए ये नहीं लिखना है, यहाँ तक का पूरे स्टेप्स आपको लिखनी है। दिस इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथर अल्कोहल। तो यहाँ स्टेप 3 में ध्यान रखना, वाटर का रिमूवल हो रहा है, जस्ट वाटर का रिमूव, यहाँ से वाटर बाहर निकल, यानी डिहाइड्रेशन तो हो रहा है ना, अगर ये वाटर नहीं निकालोगे तो पता ही कैसे चलेगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये OH2 यहाँ से पूरा बाहर निकल गया और ये OH यहाँ पर जुड़ गया, इसका OH यहाँ पर आ गया। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली इट इज अ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, not directly, but indirectly it is intermolecular dehydration of alcohol. But dehydration of alcohol to form alkene is 101% intramolecular dehydration है। अगर इंट्रामोलिकुलर नहीं होता तो अल्कीन बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट मेथड आती है ईथर बनाने के लिए। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वो है फ्रॉम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यानी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके पास लिखी हुई भी है, बट यहाँ पर भी एक बार लिख लेना है, रिवाइज हो जाएगी कि अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। So when 2 molecule of RX reacted with dry silver oxide, dry silver oxide मतलब Ag2O, तो क्या होगा, ये X और ये Ag2O यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और आपका बन जाएगा ROR प्लस 2 molecule of AgS। अब इसी पे अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। मान लो मेरे पास 2 मोलिक्यूल है, देखो समझ लो CH3Cl, ठीक है, 2 मोलिक्यूल CH3Cl के और 2 मोलिक्यूल मेरे पास CH3Br के। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से। मैं बता रहा हूं देखो बुक वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन यहां करा दूंगा, तो टेंशन करो नहीं। 2 मोलिक्यूल सिल्वर ड्राई सिल्वर, इसमें ही बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा COC, इसमें बनेगा COC, यही बनेगा। पूछेगा क्या एग्जाम में कि इन दोनों में से फास्ट कौन बनाएगा, जो जल्दी Br निकलेगा वाला, वो Br क्यों, क्योंकि उसका साइज क्लीवेज आसानी से हो जाएगा, साइज बड़ी है उसकी। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर मैं इसी के नीचे आयोडीन लगा दूं तो बेस्ट हो अरे क्योंकि वहां बॉन्ड, तो आयोडीन का लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है और इनकी टेंडेंसी कम है। तो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं समझ में, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया आगे ना बोल जाए आउट ऑफ सिलेबस। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आउट ऑफ सिलेबस, पता है तो इनसाइड द सिलेबस, दोनों चीजें हैं ना भाई, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। लेकिन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड की जो सबसे वंडरफुल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड के सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड में, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस है तो बहुत सिंगल स्टेप में, सो नेक्स्ट मेथड विल बी विलियमसन सिंथेसिस। होता है ये विलियमसन में Rx प्लस RONA, मैंने उसको ऐसा लिखा है सोडियम अल्कोक्साइड को, when alkyl halide, any alkyl halide with sodium alkoxide, then NaX will be removed and the formation of ether ROR. And this is the method with the help of which you can prepare any type of ether, simple or mixed. आप इसे सिंपल ईथर भी बना सकते हो और मिक्स भी बना सकते हो। बट यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसके 10 अलग अलग केस हैं, वो 10 केस को मैंने 10 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है उनमें, और उन पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज बोर्ड पीएसएल में ही मिल जाएंगे। मैंने कंप्लीट द फॉलोइंग के नाम से 10 केस दिए हैं मेरी शीट में, मैं उस पर 1-2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी लिखा देता हूँ कि वो कैसे हैं, और आपको कंडीशन भी लिखूंगा उनमें कि कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों चीजें यहाँ पे। तो फ्रॉम अल्काइल हाइड ये लिख लिया, विलियमसन सिंथेसिस लिख लोगे, और इसके नीचे मैं आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लिखा दूंगा ना, तो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, यहाँ तक का मैंने लिख दिया।